जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है। कोई बहुत हल्की सी आवाज भी सुन लेता है। कुछ जानवर अपने साथी को सूंघकर पहचान लेते हैं। जानवरों की भी एक अद्भुत दुनिया होती है। एक बार एक चींटी अपने रास्ते पर चल रही थी। अचानक सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल की ओर लौट आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर एक खास तरह का निशान छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर-उधर सूंघते हुए देखा है? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल-मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जैसे हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर या चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को चेतावनी देता है। पक्षी भी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर होने वाले कंपन को सुन पाता है। सन 2004 में आए सुनामी से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक आदिवासी जाति ने समझ लिया। उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया और इस तरह अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। उसकी मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। उसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की संख्या इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त होने का खतरा है। इसलिए सरकार ने कई जंगलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये 650 साल पुराना घड़सीसर तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। आज ये व्यवस्था टूट गई है। बावड़ी सीढ़ीनुमा कुआं होती है, जहां लोग खुद नीचे जाकर पानी तक पहुंचते थे। राजस्थान के अलवर जिले की दड़की माई ने अपने गांव में तालाब बनवाने की पहल की। इससे जानवरों को पानी मिला और लोगों की कमाई भी बढ़ी। सपेरा सांप पकड़ने और दिखाने का काम करता है। ये उसका परंपरागत व्यवसाय है। ईवीएस पेडागॉजी के अनुसार बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि लोग अलग-अलग तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते। एक सामान्य धारणा है कि सभी सांप जहरीले होते हैं। ये गलत है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश सांप बिना जहर वाले होते हैं। भारत के प्रमुख विषैले सांप। भारत में 4 सांप बहुत जहरीले माने जाते हैं: कोबरा, करैंथ, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर। इन सांपों के दांतों में जहर होता है जो शरीर में काटने पर चला जाता है। बिना जहर वाले सांप: अजगर, धामन, रैट स्नेक, रेसिंग स्नेक। ये सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते और चूहों को खाकर खेती और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ये तथ्य ईवीएस में फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़ा है। सांप
और सुनने की क्षमता। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे संगीत नहीं सुनते, वे बीन की आवाज़ पर नहीं बल्कि उसकी हलचल और ज़मीन के कंपन पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये तथ्य चैप्टर 1 सुपर सेंसेस से जुड़ा हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और आजीविका। आज जंगली जानवरों को पकड़ना कानूनी रूप से गलत है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। ईवीएस पेडागॉजी ये सिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका भी ज़रूरी है। CTET के लिए पेडागॉजिकल पॉइंट्स। ये अध्याय गलत धारणाओं को दूर करता है, ऑब्जर्वेशन स्किल विकसित करता है, कॉज एंड इफेक्ट की समझ देता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाता है और लाइवलीहुड से जोड़कर सीख सिखाता है। लर्निंग आउटकम। सभी सांप खतरनाक नहीं होते। सही जानकारी डर को कम करती है। हर जीव का पर्यावरण में महत्व होता है। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी पी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? डांडी यात्रा। ये घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। डॉक्टर मैरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2060। दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गमलों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। ये मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामा में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। ये बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदली इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी से कोई जहरीली गैस होती होगी जिससे ये बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वो छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें ये सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला,
नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वो कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। पहाड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। जब नदी पार की। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता, पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम लगाते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। रॉक क्लाइंबिंग। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टकला गांव पहुंचना था। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टकला में खड़े थे। सीढ़ी नुमा खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थीं। सामने की एक बड़ी, बिल्कुल सपाट, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। खेल खेल में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्षीय एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेलियों के साथ वो खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वो चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। ये गढ़वाल के नौकुहरी गांव में रहने वाली बचेंद्री पाल के बचपन की घटना है। एक धमाका। 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं। 15 मई की रात लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर एक जोरदार धमाका हुआ। टेंट उड़ गया, बर्फ का तूफान आया, कई लोग घायल हुए, लेकिन बचेंद्री पाल आगे बढ़ती रहीं। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। वे भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हमें ये समझने में मदद करता है कि हम भोजन का स्वाद कैसे पहचानते हैं और भोजन हमारे शरीर में जाकर कैसे पचता है। स्वाद पहचानने का मुख्य अंग जीभ है। जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बड्स 4 प्रकार के स्वाद पहचानने में सहायता करते हैं, जिनमें मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा शामिल है। स्वाद पहचानने में नाक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब नाक बंद होती है तो खाने का स्वाद सही तरीके से महसूस नहीं होता। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्वाद और गंध आपस में जुड़े हुए हैं। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में चबाते हैं और लार भोजन को नरम बनाकर पाचन में सहायता करती है। इसके बाद भोजन नली भोजन को पेट तक पहुंचाती है। पेट में भोजन और अधिक टूटता है और पेट के रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जो भोजन शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि अलग-अलग लोगों की खाने की आदतें अलग होती हैं। भोजन की पसंद परिवार, क्षेत्र और संस्कृति से प्रभावित होती है। ईवीएस पेडागॉजी के अनुसार ये अध्याय बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल को विकसित करता है, क्योंकि बच्चे स्वाद और गंध के संबंध को अपने अनुभव से समझते हैं। इसमें कॉज एंड इफेक्ट की समझ विकसित होती है, जैसे कि भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचन सही होता है। ये अध्याय स्वास्थ्य, पोषण और जीवन कौशल से जुड़ी सीख देता है। सीटेट के दृष्टिकोण से ये अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों को रटने के बजाय अपने दैनिक जीवन से सीखने का अवसर देता है। लर्निंग आउटकम के रूप में बच्चा स्वाद की पहचान कर पाता है, पाचन की प्रक्रिया को समझता है, भोजन और स्वास्थ्य के संबंध को जानता है और अपने शरीर के प्रति जागरूक बनता है। आम एक मौसमी फल है जो मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होता है। उपयुक्त तापमान और जलवायु मिलने पर आम के पेड़ों पर बड़ी मात्रा में फल लगते हैं। इसी कारण गर्मियों में आम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और अन्य मौसमों में नहीं।
अध्याय में ये बताया गया है कि जब किसी फल की उपलब्धता अधिक होती है तो उसे लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी के अनुसार कच्चे आम से अचार और चटनी तथा पके आम से आम पापड़, जैम और आम रस तैयार किया जाता है। ये सभी उदाहरण फूड प्रिजर्वेशन की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। खाद्य संरक्षण के पारंपरिक तरीकों में नमक का प्रयोग, तेल का प्रयोग, चीनी का प्रयोग और सुखाना शामिल है। ये तरीके भोजन को खराब होने से बचाते हैं और उसे लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाते हैं। ये अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि अलग-अलग खाद्य पदार्थ अलग-अलग मौसमों में उपलब्ध होते हैं। फल, सब्जियां और अनाज मौसम और जलवायु से सीधे जुड़े होते हैं। इससे छात्रों में एनवायरनमेंट और फूड अवेलेबिलिटी के संबंध की समझ विकसित होती है। पेडागॉजिकल दृष्टि से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय ऑब्जर्वेशन स्किल के विकास में सहायक है, क्योंकि विद्यार्थी अपने आसपास उपलब्ध मौसमी खाद्य पदार्थों को पहचानते हैं। इस अध्याय के माध्यम से कॉज एंड इफेक्ट की समझ विकसित होती है। जैसे यदि फल अधिक मात्रा में हो तो संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये अध्याय रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल यूज ऑफ फूड रिसोर्सेज की अवधारणा को सशक्त करता है। भोजन को संरक्षित करना खाद्य अपव्यय को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। सीटीईटी के संदर्भ में ये अध्याय ईवीएस पेडागॉजी के प्रमुख उद्देश्यों को दर्शाता है, जहां सीख को दैनिक जीवन, पर्यावरण और सामाजिक व्यवहार से जोड़ा गया है। लर्निंग आउटकम्स के रूप में विद्यार्थी ये समझ पाते हैं कि फल पूरे वर्ष क्यों उपलब्ध नहीं होते, खाद्य संरक्षण के विभिन्न तरीकों की पहचान कर पाते हैं, भोजन, मौसम और संसाधनों के बीच संबंध समझते हैं और भोजन के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ये अध्याय शिक्षकों को ये समझने में भी सहायता करता है कि ईवीएस में तथ्यों के साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन आधारित सीख कितनी महत्वपूर्ण है। बीज पौधे का वो भाग होता है जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। प्रत्येक बीज के भीतर एक भ्रूण होता है जो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है। बीज के बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसे बीजावरण कहा जाता है, जो बीज को बाहरी क्षति से सुरक्षित रखता है। कुछ बीजों में दो दल होते हैं, जैसे चना और मटर, जबकि कुछ बीजों में एक ही दल होता है, जैसे गेहूं और मक्का। ये जानकारी पौधों के वर्गीकरण को समझने में सहायक होती है। बीज आकार, रंग और बनावट में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे सरसों, जबकि कुछ बीज बड़े होते हैं, जैसे आम और नारियल। ये विविधता प्रकृति की विशेषता को दर्शाती है। बीज के अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान आवश्यक होता है। जल मिलने पर बीजावरण नरम हो जाता है। सबसे पहले जड़ निकलती है, जो मिट्टी में जाकर पौधे को सहारा देती है और जल तथा खनिज लवणों को ग्रहण करती है। इसके बाद तना ऊपर की ओर बढ़ता है और पत्तियां विकसित होती हैं। सभी बीज एक साथ अंकुरित नहीं होते। कुछ बीजों को अंकुरण में अधिक समय लगता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं। इससे कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट होता है। बीज विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। कुछ बीज वायु के द्वारा फैलते हैं, कुछ जल के द्वारा और कुछ पशुओं तथा मनुष्यों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति के सभी घटक आपस में जुड़े हुए हैं। बीज भोजन का भी प्रमुख स्रोत होते हैं। अनाज, दालें और मसाले सभी बीज ही हैं। कृषि और मानव जीवन की निरंतरता बीजों पर आधारित होती है, इसलिए बीजों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण पद्धति के अनुसार ये अध्याय अवलोकन क्षमता, तुलना, वर्गीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस अध्याय का अपेक्षित अधिगम परिणाम ये है कि विद्यार्थी ये समझ सकें कि प्रत्येक बीज का अपना महत्व होता है और अनुकूल परिस्थितियों में उससे नया जीवन विकसित होता है।